हेलो एवरीवन, दिस इज उदय प्रताप सिंह, अ मेंटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारी इन क्लासेस में जो फर्स्ट क्लास थी वो थी अर्थ और प्लैनेट्स के इवोल्यूशन के लेकर। उसी का सेकंड पार्ट भी हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने कवर किया था यूनिवर्स के इवोल्यूशन को। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स से आगे की बातें, यानी कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको लेकर। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक्सपेंशन को क्लियर किया था एडविन हबल ने, और इन्होंने बताया था कि डॉपलर इफेक्ट के बेसिस पर एक्सपेंड हो रहा है हमारा यूनिवर्स। और रेगुलरली हमारी जितनी गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगाएं हैं, जितनी भी हमारे स्टार्स हैं और जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल अदर बॉडीज हैं, वे सभी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो बात करते हैं यहां पर क्या है डॉपलर इफेक्ट। एक और बात बताई थी कि इस ब्रह्मांड में जो 96% पार्ट है, जो कि वैज्ञानिक अभी तक ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं, उसको बोला जाता है डार्क मैटर। और हमने अब तक जितना यूनिवर्स के बारे में जाना है उसको बोलते हैं हम लोग हमारा नॉन यूनिवर्स, यानी कि जो कि 4% पार्ट कंटेन करता है। तो डार्क मैटर क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम डॉपलर इफेक्ट को समझते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं डॉपलर इफेक्ट से। देखिए, डॉपलर इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो बेसिकली इन द वेरी स्टार्टिंग फाइंड आउट किया गया था साउंड के लिए, और बाद में इसको यूज किया गया लाइट के लिए भी। तो बेसिकली जो डॉपलर इफेक्ट है वो हमें यह बताता है कि कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से दूर जा रही है या किसी दूसरी चीज के पास आ रही है। ये साउंड के बेसिस पर भी पता चलता है और लाइट के बेसिस पर भी पता चलता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को हम यहां पर कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर गैलेक्सीज, स्टार्स और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के लिए डॉपलर इफेक्ट को देखना है। तो हम यहां पर डॉपलर इफेक्ट इन लाइट पढ़ेंगे, ना कि डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। वो हम किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहां से। आप हेडिंग बता लीजिए, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। देखिए, सबसे पहली चीज, डॉपलर इफेक्ट की जो खोज की थी वो जॉन डॉपलर ने की थी। ये एक ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट थे और इसको 1842 में जॉन डॉपलर के द्वारा इन्वेंट किया गया था। किसको? डॉपलर इफेक्ट को। इन्हीं के नाम पर इसका नाम डॉपलर पड़ा। डॉपलर इफेक्ट जो है वो बेसिकली दो कलर्स पर डिपेंड करता है। एक हमारे रेड कलर पर डिपेंड करता है, एक हमारे वायोलेट कलर पर डिपेंड करता है। अब रेड कलर और वायोलेट कलर पर डिपेंड होने से दो घटनाएं बनती हैं, जिसको बोलते हैं हम वायोलेट शिफ्ट, यानी कि बैंगनी रंग की तरफ, और दूसरा है हमारा रेड शिफ्ट, यानी कि लाल रंग की तरफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब भी कोई लाइट सोर्स किसी ऑब्जर्वेटर से दूर जाता है या उसके पास आता है, तो दो तरह के इंसिडेंट क्रिएट होते हैं। जब भी कोई लाइट सोर्स, देखिए हर लाइट सोर्स में अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस होती हैं। अगर लाइट सोर्स के स्पेक्ट्रम की लाइंस वायोलेट कलर की तरफ शिफ्ट होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो उन लाइंस की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है और जो उनकी वेवलेंथ है वो घटती है, यानी कि आवृत्ति बढ़ती है और उसकी तरंगदैर्घ्य घटती है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेटर है उसके पास आ रहा है लाइट सोर्स। और अगर इसके ऑपोजिट हम बात करें कि अगर कोई लाइट सोर्स किसी ऑब्जर्वेटर से दूर जा रहा है, तो उस कंडीशन में उन लाइट सोर्स के स्पेक्ट्रम में आने वाली जो लाइंस हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उस टाइम पर घटती है और उनका वेवलेंथ जो है वो बढ़ती है, यानी कि आवृत्ति घटती है और जो तरंगदैर्घ्य है वो बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कोई भी जो स्पेक्ट्रम है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लाइट सोर्स है वो ऑब्जर्वेटर से दूर जा रहा है, और यहां पर लाइंस जो है वो लाल कलर की तरफ होती है, यानी कि इसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। तो पहले तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में आप रिलेशन समझिए, यानी कि जो आवृत्ति होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंगदैर्घ्य की, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली होती है वेवलेंथ की। इसका मतलब क्या है कि अगर आवृत्ति बढ़ती है तो तरंगदैर्घ्य घटता है, अगर आवृत्ति घटती है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, यानी कि एक चीज के बढ़ने पर दूसरी घटती है और एक चीज के घटने पर दूसरी बढ़ती है। तो ये रहा इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब हम यहां पर सबसे पहले हम वायोलेट शिफ्ट को पढ़ते हैं। बैंगनी
वायोलेट शिफ्ट। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी आकाश गंगाएं हैं या जितने भी स्टार्स हैं, वे सभी स्टार्स अपने आप में कुछ स्पेक्ट्रम कंटेन करते हैं, यानी कि उनके पास में हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम और भी कई ऐसे तत्व हैं जिनकी स्पेक्ट्रम लाइंस पाई जाती हैं। जब उन स्पेक्ट्रम लाइंस को अर्थ पर रिसीव किया जाता है या पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक, प्रेक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेटर, तो जब पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक पे यानी कि प्रेक्षक के पास जब उन लाइंस को स्टडीज किया जाता है और उन स्पेक्ट्रमी लाइंस को प्रयोगशाला में जब देखा जाता है और अगर वे स्पेक्ट्रमी लाइंस बैंगनी रंग की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो भी सोर्स है लाइट का, चाहे वो हमारी आकाशगंगाएं हो, चाहे वो तारे हो या कोई भी लाइट सोर्स हो, वो इसका मतलब है कि हमारे पृथ्वी के पास आ रहा है। और अगर वही रंग, वही लाइंस लाल रंग की तरफ शिफ्ट होती हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रेक्षक से दूर जा रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। तो वायोलेट शिफ्ट में क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं, स्पेक्ट्रम रेखाएं, वो बैंगनी रंग की तरफ शिफ्ट होती हैं। बैंगनी रंग की तरफ शिफ्ट होंगी तो क्या होगा, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति है, वो इनकी बढ़ती चली जाएगी, आवृत्ति बढ़ती है। और इस स्थिति में जो इनका तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ है, वो घटता है। अब ऐसी स्थिति में जो भी ऑब्जर्वेटर है उससे वो प्रकाश स्रोत दूर जाता है, सॉरी पास आता है। प्रकाश स्रोत प्रेक्षक के पास आता है। अब मान लीजिए वो प्रकाश स्रोत कोई तारा है और वो प्रेक्षक जो है ऑब्जर्वेटर वो यहां की लेबोरेटरी है, तो इसका मतलब या प्रेक्षक पृथ्वी है या पृथ्वी पर स्थित कोई प्रेक्षक या ऑब्जर्वेटर है, तो इसका मतलब है कि अगर ये आकाशगंगा या कोई तारा है, इसको आकाशगंगा मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आकाशगंगा हमारे पास आ रही है। इसके जस्ट ऑपोजिट हम बात करते हैं रेड शिफ्ट की। जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, 7 रंग होते हैं, विबग्योर जिनको बोलते हैं, तो उनमें वायोलेट एक कॉर्नर पर होता है बैंगनी रंग, और लाल रंग एक कॉर्नर पर होता है दूसरी तरफ। यानी कि अगर ये स्पेक्ट्रम लाइन है तो इस तरफ बैंगनी होगा, इसमें 7 रंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और लाल रंग इधर होगा। इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा वो हाई होती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है। और बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लो होती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है। तो देखिए, अगर बैंगनी रंग की तरफ शिफ्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और तरंगदैर्घ्य घटेगा, तो यानी कि आवृत्ति बढ़ती है और तरंगदैर्घ्य घटता है। और जब ये घटना रेड शिफ्ट की होती है तो जो स्पेक्ट्रम लाइन होती है वो लाल रंग की तरफ शिफ्ट होती है, तो इसका मतलब है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगी। अब यहां पर बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम रेखाएं, लाल रंग की तरफ शिफ्ट होती हैं, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी, कम होगी, आवृत्ति घटती है, और जो तरंगदैर्घ्य होगा यानी कि वेवलेंथ होगा वो बढ़ेगा।
और अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर जो प्रकाश स्रोत है वो प्रेक्षक से दूर जा रहा है। और प्रकाश स्रोत अगर प्रेक्षक से दूर जा रहा है, मैंने मान लिया वो प्रकाश स्रोत क्या है, आकाशगंगाएं हैं या अदर स्टार्स हैं, तो वो दूर जा रही है। और ये हमको बताता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका सिंपल सा एग्जाम में आपको एक अभी बलून के बारे में बताता हूं। बलून को लेते हैं, नहीं गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे के थ्रू इस बात को समझते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि इन दोनों स्पेक्ट्रम में या इन दोनों घटनाओं में कौन सी घटना आज तक मिली है। तो जितने बार भी आकाशीय पिंडों को लेकर या आकाशगंगाओं को लेकर प्रयोग हुआ है, उन सभी प्रयोगों में आज तक यही पाया गया है कि जितने भी तारों या आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम है, उनकी लाइंस जो है वो हमेशा रेड की तरफ शिफ्ट हुई है, इसलिए इसको रेड शिफ्ट इंसिडेंट बोलते हैं। ये रेड शिफ्ट है और इससे पता लगता है कि सभी जो भी प्रकाश स्रोत हैं या लाइट सोर्स हैं वे सभी दूर जा रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो आप पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल देते हैं इसमें से। जैसे कि हम बात करें बैंगनी रंग की, यानी कि वायोलेट, तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा, ये इसका कम होता है, और जो लाल रंग होता है, रेड होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि दीप तरंगदैर्घ्य। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स इससे निकल कर आते हैं। सबसे पहली चीज ये कि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट किस चीज के लिए यूज होता है हमारे यूनिवर्स में। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट जो है वो तारों और गैलेक्सीज के एक्सपेंशन के लिए यूज होता है, और हमें इससे ये पता लगता है कि इनकी जो स्पीड है, गति है, किस गति से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये भी पता लगता है। दूसरी चीज, तारे से आने वाले प्रकाश में कौन कौन से तत्वों के स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व हैं, जो कि लगभग 98% पार्ट कंटेन करते हैं यूनिवर्स में। तो हाइड्रोजन, हीलियम, इसके अलावा सोडियम और भी कई अन्य तत्व हैं छोटे छोटे जिनकी स्पेक्ट्रम लाइंस पाई जाती हैं। ये स्पेक्ट्रम लाइंस अगर रेड कलर की तरफ शिफ्ट होती हैं तो इससे हमें पता लगता है कि सारी चीजें दूर जा रही हैं, और अगर ये वायोलेट की तरफ शिफ्ट होती हैं तो इसका मतलब है कि ये पास आ रही है, यानी कि अगर दीप तरंगदैर्घ्य की तरफ जाएंगी तो ये दूर जा रही हैं, और लघु तरंगदैर्घ्य की तरफ आएंगी तो फिर ये पास आ रही हैं। लेकिन आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उनमें यही पाया गया है कि ये सभी जो है वो लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी कि ये सभी दीप तरंगदैर्घ्य की तरफ है। इसका मतलब है कि ये सभी दूर जा रही हैं। तो यहां से तो ये पता लगता है। दूसरी चीज ये है कि भाई रेड शिफ्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो रेड शिफ्ट का प्रयोग तारों की गति के लिए किया जाता है, और यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं उनकी गति के लिए किया जाता है, और उनके एक्सपेंशन के लिए किया जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि अगर ये एक्सपैंड होकर दूर जा रही हैं तो लगभग 15 अरब वर्ष पहले जो गैलेक्सीज थी, जो स्टार्स थे, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज थी, वे सभी एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज्ड थी, जिसको बोला गया था पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। विलक्षणता का बिंदु, विलक्षणता के बिंदु से ही तो एक्सपेंशन हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, जो कि हमें यह बताता है कि जब एक्सप्लोजन हुआ तो ब्रह्मांड बढ़ा। यह सपोर्ट करती है बात बिग बैंग थ्योरी को, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत को। तो यहां से आपको कई सारी चीजें क्लियर हो गई कि हमें पता लग रहा है कि जो यूनिवर्स है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। 15 अरब वर्ष पहले जो पूरी पृथ्वी थी वो किसी एक बिंदु पर ही केंद्रित थी, यानी कि बिग बैंग हुआ था। और इस चीज के सपोर्ट से ही हमें पता लगता है कि जो बिग बैंग की थ्योरी है वो बाकी अन्य थ्योरी से ज्यादा हमें सपोर्टिव है, ज्यादा हमको ये एक्सप्लेन करती है कि ब्रह्मांड कभी किसी एक बिंदु पर स्थित था। तो चलिए आप इसको एक बार चाहें तो लिख लें। बाकी का अब हम नया कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डार्क मैटर। इसको आप जरा लिख लीजिए। इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन थ्योरी, स्फीति सिद्धांत।
मतलब इन्फ्लेशन थ्योरी। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब है किसी चीज को फैलाना, विस्तृत करना। इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना। तो जैसे कि हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो इन्फ्लेट होता है गुब्बारा, गुब्बारा फूलता है, फैलता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो चलिए, पहली चीज तो ये कि इन्फ्लेशन थ्योरी दी किसने थी? तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलन गुथ। इन्होंने इन्फ्लेशन थ्योरी को प्रपोज किया था। इन्फ्लेशन थ्योरी के साथ इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो फैलता चला जा रहा है, यानी कि, और ये थ्योरी जो थी वो इन्होंने 1980 में प्रपोज की थी। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे कि एडविन हबल ने भी यही कहा था कि भाई ब्रह्मांड जो है फैल रहा है, और इन्होंने भी बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। एडविन हबल ने क्या एग्जांपल दिया था? एडविन हबल ने दिया था कि मान लीजिए हमारे पास में कोई गुब्बारा है, इस पर हमने 5 डॉट लगा दिए। अब हमने क्या किया कि इस गुब्बारे में हवा भरना शुरू की, तो ये गुब्बारा जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, यानी कि इसमें हमने हवा भर दी। हवा भर दी, इन्फ्लेट हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन हो जाएगा तो इसके बाहरी सतह पर जो डॉट लगाए थे वो भी आपस में बहुत दूर दूर हो जाएंगे। देखिए, गुब्बारा जब इन्फ्लेट हुआ, मान लीजिए कि ये गुब्बारा जो है इसको हमने मान लिया यूनिवर्स, और ये हमने मान लिए स्टार्स। तो जब गुब्बारा इन्फ्लेट होगा, यूनिवर्स फैलेगा, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये भी तो ज्यादा हो गई। पहले ये पास पास थे, आज दूर दूर हो गए। तो आज एक दूसरे से आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं, इन बिंदुओं की तरह, इन पॉइंट्स की तरह। इसलिए माना जा रहा है कि जो यूनिवर्स है उसका भी एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो हम बात करते हैं जरा एलन गुथ की। एलन गुथ ने इन्फ्लेशन थ्योरी दी और इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो फैलता चला जा रहा है, और इनके अनुसार ब्रह्मांड में जो विजिबल मास है, यानी कि जो दृश्य द्रव्यमान है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो दृश्य द्रव्यमान है, यानी कि जो विजिबल मास है, कौन सा विजिबल मास? जो कि हमें 4% पता है। विजिबल मास जो है वो ब्रह्मांड के वास्तविक द्रव्यमान से यानी कि विजिबल मास का जो घनत्व है, डेंसिटी, वो वास्तविक द्रव्यमान की डेंसिटी से घनत्व से बहुत कम है। देखिए, हमने अब तक जो 4% के बारे में पता लगा पाया है, उस 4% विजिबल मास, मतलब दृश्य द्रव्यमान जिसको हम जानते हैं, उसकी जो डेंसिटी है जिसके बारे में पता चला है, वो उस जो अदृश्य मास है, मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते, इनविजिबल मास ऑफ द यूनिवर्स, उससे इस दृश्य द्रव्यमान की डेंसिटी बहुत कम है। यानी कि अगर हम जो 96% डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, अगर हम उसके मास को भी, अगर हम उसके मास के घनत्व के बारे में जाने, तो उसका घनत्व इस घनत्व से बहुत ज्यादा है। मतलब जिसे हम जानते हैं वो बहुत कम डेंसिटी का, जो नहीं जानते वो बहुत ज्यादा डेंसिटी का, और जिसको हम नहीं जानते हैं उसी में तो ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल्स की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि कहा जाता है कि इसमें से लाइट भी इसको क्रॉस नहीं कर पाती है। तो वो जो ब्लैक होल है वो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर ही तो है, क्योंकि हम ब्लैक होल में एंट्री नहीं कर सकते, ब्लैक होल में नहीं जा सकते, तो इसलिए वो डार्क एनर्जी है। और ये चीज जो इन्होंने बोला कि जो विजिबल मास है, जो कि 96% का, मतलब जो रिमेनिंग 4% है, वो 4% मास उस 96% से बहुत कम डेंसिटी का है। और इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड में बहुत सारा दृश्य पदार्थ है, बहुत सारा इनविजिबल मास है। तो ये हमें पता चलता है। और उसमें जो 96% पार्ट है वही है हमारा अदृश्य पदार्थ, इसी को डार्क मैटर भी बोलते हैं। और जो 4% है वो है दृश्य पदार्थ, यानी कि दृश्य यूनिवर्स, विजिबल यूनिवर्स वो है। अब बात करते हैं जो डार्क मैटर है 96%, इसके बारे में किसी और ने भी रिसर्च की थी जिनका नाम था जेम्स वॉटसन और क्रोनिन। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको कवर करते हैं।
बात करते हैं यहां पे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। डार्क मैटर, जैसा कि हमें पता चला कि भाई 96% जो पार्ट है वो डार्क मैटर है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। 2006 में एक अमेरिकी उपग्रह था जो कि अंतरिक्ष में गया और उसने काफी कुछ स्टडीज के बारे में हमें यह जानकारी दी कि इस 96% में, मतलब ये जो टोटल अदृश्य मास है, यानी कि अदृश्य ब्रह्मांड जो है, इसमें 73% जो पार्ट है वो जो है वो रहेगा आपका डार्क मैटर, और इसमें जो 23% पार्ट है वो है डार्क एनर्जी। इससे मिलाकर ये 96% पार्ट बनता है। और जो 4% जिसके बारे में हमें पता है वो हम जानते हैं, 4% के बारे में हम जानते हैं, और इसी 4% में हमारे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, इसी में हमारे प्लेनेट्स हैं, इसी में हमारा सोलर सिस्टम है, इसी में एस्ट्रॉइड्स हैं, इसी में कॉमेट्स हैं, और जो बाकी के जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन कर चुके हैं और हमको बता चुके हैं, वो इस 4% में है। तो देखिए इस तरीके से इतना विशाल है हमारा यूनिवर्स, इतना ज्यादा कह सकते हैं रहस्यमय, मिस्टीरियस है, जिसके बारे में पता करना या समझना इतना आसान नहीं है पूरे डिटेल में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमने प्लेनेट्स, सोलर सिस्टम कंप्लीट, हमारा जो अर्थ है वो, और जितने भी हमारा यूनिवर्स है उसके बारे में हमने काफी कुछ समझ लिया है, जान लिया है। आप इसको एक बार पढ़िए, रिवीजन करिए और आगे आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आप सर्च करिए। आपको कितनी बुक्स होंगी आपके पास, आप उनमें से क्वेश्चन आंसर देखिए, सॉल्व आउट करिए। जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हो आप मुझे कमेंट में करिए, मैं वहां पर आपके क्वेश्चंस देखकर आपको सोल्यूशन भी दूंगा। मे भी अगर कोई डिटेल टॉपिक हुआ तो मैं इसका वीडियो भी बनाऊंगा। तो ठीक है, चलते हैं, आज की बात यहां खत्म करते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव फॉर योर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल अदर्स। थैंक यू वेरी मच।